जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बायोलॉजी के अंतर्गत आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिनमें से पहला टॉपिक है श्वसन तंत्र, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, जिसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो श्वसन तंत्र क्या होता है? देखिए, श्वसन की बात होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सांस लेना। और सांस लेने में क्या होता है? जब मानव सांस लेता है तो ऑक्सीजन को अपने अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ठीक है, तो इजी भाषा में तो ये हो गया कि ऑक्सीजन को फेफड़ों के द्वारा अंदर लेना शरीर के, और उन्हीं फेफड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसे बोलते हैं श्वसन। ये होती है श्वसन की प्रक्रिया। पर एक्चुअल में अगर हम केमिकली देखें तो क्या होता है कि जो भोजन हम खाते हैं उससे जो ऊर्जा रिलीज होती है वो हमारे सांस के माध्यम से बाहर आती है। ठीक है, तो इस तरह से आप श्वसन को समझ सकते हैं। अच्छा, श्वसन में क्या क्या होता है, किस तरह से हम सांस लेते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और इसमें कौन कौन से हमारे शरीर के अंग योगदान करते हैं, तो एक बार इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारी नाक के थ्रू, ये जो नोस्ट्रिल है, जो जो नाक के बाहर आप छेद देखते हैं, इनको नोस्ट्रिल बोलते हैं। इन नोस्ट्रिल के थ्रू हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये टिप जो हो गई, ये हो गई नोस्ट्रिल। ठीक है, उसके बाद नोस्ट्रिल के नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि ये वाला पार्ट है। ठीक है, जिसका ऊपर हमें मतलब नाक की कवरिंग दिखाई देती है, इसको बोलते हैं अंदर नेजल केविटी या नासा गुहा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? नासा गुहा हो गया। उसके बाद खाना हमारे जो हवा होती है वो हवा और अंदर जाती है, और फिर ये कहाँ पहुंचती है? ये मुख गुहा में पहुंचती है। तो सबसे पहले नोस्ट्रिल, फिर नासा गुहा, फिर उसके बाद यहाँ पर मुख गुहा आ गया। ठीक है, उसके बाद ग्रसनी ग्रसनी फेरिंग्स। ठीक है, तो ग्रसनी में हवा जाएगी, उसके बाद ये जाएगी श्वास नली ट्रैकिया में। अब देखिए, खाना में हमने जब पाचन तंत्र पढ़ा था तब क्या देखा था कि खाना फूड पाइप से होके अंदर जा रहा है। ठीक है, वो आहार नली से होकर अंदर जाता है, एसोफेगस से, लेकिन सांस किससे? ट्रैकिया से होके अंदर जाती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। एक ही कॉमन दोनों का अंदर जाने का पाइप नहीं होता, अंदर जाने का रास्ता नहीं होता। खाना अलग नली से जाएगा और हवा अलग नली से जाएगी। ठीक है, तो ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया से फिर कहाँ जाएगी? ये जाएगी हवा फेफड़ों में। ठीक है, फिर फेफड़े क्या करेंगे? इसे कन्वर्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। क्लियर? ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेंगे। फिर अच्छा, जो फेफड़े रहते हैं वो तो बहुत सॉफ्ट रहते हैं, तो कंकाल तंत्र में हमने देखा था कि फेफड़ों की सुरक्षा के लिए क्या होता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर में होती है रिब केज। ठीक है, रिब केज या जिसे पसलियां भी बोलते हैं। ठीक है, तो पसलियां फेफड़ों के ऊपर से इसको कवर करके रखती हैं, जिससे कि ये सुरक्षित रहते हैं। क्लियर? तो ये हो गई पसलियां। उसके बाद फेफड़े दो होते हैं, एक होता है दायां फेफड़ा और एक होता है बायां फेफड़ा। ठीक है, तो दो फेफड़े होते हैं, और नीचे ये होता है डायाफ्राम। ठीक है, तो इतने मेन पार्ट्स होते हैं जो कि श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं, श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं। ये मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको डायग्राम के माध्यम से आप याद रख लीजिएगा। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है फेफड़ों के अंदर, वो आती है एल्वोइली। ठीक, एल्वोइली। एल्वोइली क्या होता है? एल्वोइली ये जो आप फेफड़ों में छोटे छोटे छिद्र देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं ना कि फेफड़ों में जो श्वसन क्रिया हो रही है, तो वो जो छिद्रों के अंदर एक्सचेंज का काम चलता है गैसों के, वो कहाँ पर चलता है? वो चलता है एल्वोइली में। ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आयोग ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अच्छा, हमारे शरीर में हमारे फेफड़े में कितनी एल्वोइली होती है? तो एक फेफड़े में एवरेज बेसिस पर होती हैं 15 से 20 करोड़। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। 15 से 20 करोड़ एल्वोइली एक फेफड़े में पाई जाती हैं, और दोनों की बात करें तो
30 से 40 करोड़ एल्वेओली दोनों फेफड़ों में पाई जाती हैं मानव के शरीर में एवरेज बेसिस पे। जो औसतन वयस्क मानव होता है उसके दोनों फेफड़ों में एवरेज बेसिस पे 30 से 40 करोड़ एल्वेओली पाई जाती हैं। ठीक है, ये फैक्ट है, आप याद रखिएगा। फिर आता है गैस एक्सचेंज कैसे होता है मानव में। तो सबसे पहले क्या होगा, हमने ऑक्सीजन ली वायुमंडल से ऑक्सीजन ली, वो हमारे फेफड़े में गई। ठीक है, फिर फेफड़े में गई, फेफड़े ने इसे किस में ट्रांसफर कर दिया, इसे आरबीसी में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, फेफड़ों ने रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद ये ऑक्सीजन जो रेड ब्लड सेल है ये तो सर्कुलेट कर रहे हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, उस ऑक्सीजन को फिर ऑर्गन के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऑर्गन ने क्या करा, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त की। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन कन्वर्ट हुई और उसके बाद क्या हुआ, फिर से ये जो ब्लड सेल्स हैं इन्होंने क्या करा, इसे वापस फेफड़े में पहुंचा दिया कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। ठीक, और फिर जब हम सांस को बाहर निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन ली, आरबीसी में ट्रांसफर, फिर ऑर्गन में ट्रांसफर, उसके बाद ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में, फिर ब्लड ने फिर से फेफड़ों में पहुंचा दी वो कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद हमने जब सांस को बाहर छोड़ा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ठीक है, तो इस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ऊर्जा का उत्सर्जन कैसे होता है सांस लेने के दौरान। तो सांस लेने के दौरान देखिए क्या होता है कि किसी भी चीज को बर्न करने के लिए, जलने के लिए, काम करने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो हमारी बॉडी को भी ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अपनी बॉडी में तो क्या होता है कि ग्लूकोज टूट जाते हैं। जो हमारे खाने से हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है हमारी बॉडी को एनर्जी के लिए, वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाते हैं। ठीक है, तो और जब ये टूटते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन होती है और इस केमिकल रिएक्शन में फिर ऊर्जा बनती है। ठीक है, अच्छा, हमारी बॉडी में जो ऊर्जा होती है, जैसे नॉर्मल ऊर्जा तो है, वो कैसे मेजर करते हैं, जो बाहर वाली हम करते हैं कि कैलोरीज में ऊर्जा। ठीक है, तो यूनिट होती है। उसी तरह से जो शरीर की ऊर्जा होती है उसे आप याद रख लीजिए कैसे मेजर किया जाता है, एटीपी के रूप में मेजर किया जाता है। ठीक है, एटीपी के रूप में शरीर की ऊर्जा को मेजर करते हैं। ठीक है, तो एटीपी होता क्या है, एक्चुअली दो चीज होती है, एक होती है एटीपी, ठीक है, एटीपी, और दूसरी होती है एडीपी। ठीक है, एडीपी, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, और एडीपी का क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इसमें ट्राई 3 और इसमें 2। ठीक है, फॉस्फेट, तो 3 और 2, ये याद रखिएगा। अच्छा, इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे कि एडीपी क्या होता है, एटीपी क्या होता है और इनका फंक्शनिंग कैसे होती है। तो ये देखिए, एटीपी को आप याद रख लीजिए कि ये बैटरी है चार्ज। तो मोबाइल बैटरी होती है ना, तो जब चार्ज होती है इस तरह से। ठीक है, और जो एडीपी है वो है डिस्चार्ज बैटरी। ठीक है, ये खाली बैटरी हो गई। ठीक है, तो अब देखिए, जब खाली बैटरी एक फॉस्फेट लेगी, ठीक है, और एनर्जी लेगी, तो वो क्या बन जाएगी, एटीपी बन जाएगी। और एटीपी जब एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है, फॉस्फेट रिलीज करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी, तो वो क्या बन जाएगा, एडीपी बन जाएगा। तो इस तरह से एडीपी और एटीपी की साइकिल चलती रहती है हमारे शरीर में। और इस तरह से एडीपी से एटीपी के कन्वर्जन में, एटीपी से एडीपी के कन्वर्जन में शरीर में ऊर्जा अवशोषित होती है और ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक है, और हमारी बॉडी इसी तरह से काम करती है। ठीक है, तो बॉडी को काम करना है तो क्या होगा, एडीपी से एटीपी, एटीपी से एडीपी कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा रिलीज हो जाएगी। और अगर हमें संचित करनी है ऊर्जा, बॉडी जब संचित करती है तो एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। एटीपी को क्या बोलते हैं, इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा की यूनिट के रूप में जाना जाता है एटीपी को, ट्राइफॉस्फेट को। ठीक है,
फिर क्वेश्चन देख लेते हैं जो आयोग के द्वारा विभिन्न वर्षों में पूछे गए हैं श्वसन तंत्र से रिलेटेड। एक्चुअली श्वसन तंत्र काफी लंबा टॉपिक है, पर मैंने सिर्फ वही थ्योरी इंक्लूड की है आज के लेक्चर में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम पढ़ने बैठ गए तो हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं कि कितने तरह के श्वसन होते हैं, आंतरिक श्वसन, बाह्य श्वसन, बहुत डिटेल में होता है। पर इतना हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आयोग ने नहीं पूछे हैं। हालांकि पिछले वर्षों में क्वेश्चन का ट्रेंड देखा गया है, तो एक जनरल आइडिया मैंने आपको श्वसन तंत्र का दे दिया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फेफड़ों में गैस का विनिमय स्थल है, तो गैस कहाँ पर एक्सचेंज होती है? फेफड़ों में हमने देखा था 15 से 20 करोड़ क्या होती हैं? एल्वियोली होती हैं। ठीक है, तो एल्वियोली होती हैं, एल्वियोली में गैस का ट्रांसफर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। फिर है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो श्वास की गति। तो देखिए ये बहुत जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इसके लिए श्वसन तंत्र को समझने की भी जरूरत नहीं है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो देखिए रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी मतलब कि जैसे हम दौड़ते हैं या हम सीढ़ियां चढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जब हम दौड़ते हैं तो क्या होता है हमारी सांस फूलने लगती है ना, तो हमारे फेफड़ों को जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में लेने के लिए, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई। ठीक है, और अगर नॉर्मल गति से सांस चलती रही तो फिर ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो जाएगी बॉडी में, तो फेफड़े जल्दी जल्दी काम करते हैं। ठीक है, तो श्वास की गति क्या हो जाती है उस केस में? बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया? बी हो गया कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी तो श्वास की गति बढ़ जाती है। फिर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा? जब एटीपी से एडीपी कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, बैटरी चार्ज से डिस्चार्ज हो रही थी, तो चार्ज से डिस्चार्ज हुई तो ऊर्जा बाहर निकल गई। ठीक है, तो एटीपी एडीपी, बी आंसर हो गया इसका। ट्राई से डाई में कन्वर्जन। फिर क्वेश्चन है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है, कैसे उत्पादित होती है? एटीपी के रूप में। ठीक है, तो एटीपी, तो याद रखिएगा कि ऊर्जा उत्पादित हो रही है एटीपी के रूप में और ऊर्जा का कंजम्पशन हो रहा है एडीपी के रूप में। डी कम है और टी ज्यादा है। टी में ट्राई है ना, टी में 3 है फॉस्फेट और डी में 2 है। ठीक है, तो जब ज्यादा होगी तभी वो उत्पादित कर पाएगी, तो एटीपी हो गया इसका आंसर। फिर नेक्स्ट टॉपिक है परिसंचरण तंत्र, जिसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी में परिसंचरण का जैसे नाम से ही पता चला है, सर्कुलेट करना। ठीक है, संचार करना। तो क्या संचरित होता है हमारी पूरी बॉडी में? ब्लड, ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो ब्लड फ्लो में क्या क्या चीजें रहेंगी? ब्लड फ्लो में सबसे पहले तो हार्ट रहेगा, ठीक है, जो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, कैसे फ्लो होगा भाई? एक जगह जैसे मान लो ब्लड रखा है, तो अगर उसे फोर्स नहीं मिलेगा तो वो सर्कुलेट कैसे होगा? एक जगह रखा रहेगा ना, वेन्स में जहां है वहीं रखा रहेगा। तो हार्ट क्या करता है? उसे एक तरह से गति प्रदान करता है, पंप करता है ना, तो उसे फ्लक्चुएट करता है, पूरे मतलब सर्कुलेट करने में सहायक होता है हार्ट ब्लड को। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है सर्कुलेटरी सिस्टम का? हार्ट। उसके बाद हार्ट फिर और किससे कनेक्टेड रहेगा? आर्टरी से, वेन से। ठीक है, कनेक्ट रहेगा हार्ट। तो उसके फिर जो हमारी पूरी बॉडी है उसमें अलग अलग पार्ट्स में रक्त वाहिकाओं के माध्यम से ब्लड का सर्कुलेशन होता रहेगा। ठीक है, अच्छा, परिसंचरण तंत्र की सबसे पहले खोज किसने की थी? ये की थी विलियम हार्वे जी ने। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा कि विलियम हार्वे जी ने बताया था कि किस तरह से ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो करता है। उन्होंने पूरा मॉडल प्रस्तुत किया था। चलिए, अब परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या होता है और क्या उद्देश्य, कार्य या उद्देश्य क्या होते हैं परिसंचरण तंत्र के? तो कार्यों में जो सबसे पहला कार्य होता है वो क्या होता है? रक्त का परिवहन करना। ठीक है, सबसे पहले तो पूरी बॉडी में रक्त का ही परिवहन करेगा। उसके बाद क्या करेगा ये?
उसके बाद जो गैसेस है, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट होती हैं, ठीक। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का भी गैस परिवहन करता है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। और तीसरे नंबर पे ये करता है जो हमारी बॉडी में विभिन्न हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। तो उन हार्मोन्स का परिवहन भी रक्त द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ये मेन 3 काम होते हैं परिसंचरण तंत्र के। कौन सा, रक्त का परिवहन, गैसों का परिवहन मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, और तीसरा होता है हार्मोन्स का परिवहन, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है कि कितने तरह का होता है परिसंचरण तंत्र, जो होता है वो कितनी तरह का होता है। तो 2 तरह का होता है ये, ठीक है। एक तो होता है रक्त परिसंचरण, और दूसरा होता है लसिका परिसंचरण, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है कि इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, इसके कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके मुख्य रूप से 7 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है ब्लड, ठीक है, जो कि सर्कुलेट कर रहा है। ब्लड ही नहीं होगा तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कोई मतलब ही नहीं है, लाइफ ही नहीं होगी। तो फर्स्ट हो गया ब्लड। फिर हृदय, ब्लड है तो उसे सर्कुलेट भी होना है, और सर्कुलेट करने में कौन मदद करेगा, हार्ट मदद करेगा, ठीक है। फिर हार्ट का 2 भाग, दाहिना भाग, बायां भाग, वो अभी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे जब हार्ट का डिटेल पढ़ेंगे। तो उसके बाद रक्त वाहिकाएं, जिनसे होकर रक्त गुजरता है पूरी बॉडी में, ठीक, धमनियां, उसके बाद कैपिलरीज और वेन्स, शिराएं, ठीक है, जिनसे होकर जो इम्प्योर ब्लड होता है, 2 तरह का ब्लड भी फ्लो करता है बॉडी में, ठीक है। एक प्योर ब्लड होता है और इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो उनके लिए क्या आवश्यक होती है, रक्त वाहिकाएं, धमनियां, कैपिलरीज और वेन्स आवश्यक होती हैं, ठीक है। तो ये पार्ट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो ये आप देख रहे होंगे कि हार्ट यहाँ पर होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, और ब्लड वेसल जो होती हैं वो पूरी बॉडी में हमारी फैली रहती हैं। फिर आता है हार्ट। हार्ट क्या होता है, देखिए, जो याद रखने वाली चीज है सबसे ज्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि हार्ट में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। तो 4 चैम्बर होते हैं इसमें। कौन कौन से चैम्बर होते हैं, ये एक तो होता है दायां आलिंद, ठीक है। फिर होता है दक्षिण निलय, ठीक है। तो 2 आलिंद हो गए, जो ऊपर के दोनों हैं, एक दायां आलिंद और एक बायां आलिंद, ठीक है। तो ये हो गया दायां आलिंद और ये हो गया बायां आलिंद, ठीक है। और इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। तो आलिंद को इंग्लिश में एट्रियम बोलेंगे। उसके बाद नीचे के 2 चैम्बर, तो कौन सा, दक्षिण निलय और वाम निलय, निलय, ठीक है, आलिंद और निलय। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, इंग्लिश में। तो ये 4 मुख्य चैम्बर होते हैं हृदय के, ये चीज आप याद रखिएगा। और बाकी जो है शिराएं और कपाट, ये हार्ट को सर्कुलेट करने में और पंप करने में इसकी हेल्प करते हैं, सपोर्टिंग रोल करते हैं, सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं, ठीक है। फिर हो गया हार्ट और लंग में ब्लड फ्लो कैसे होता है, ये देखते हैं हम कि जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संचार हो रहा है फेफड़ों और क्या बोलते हैं हार्ट के से गुजरकर, तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन ली, ठीक है, लंग्स में गई, लंग्स से ब्लड भी जा रहा है, तो ब्लड जो लंग्स से आया उसमें ऑक्सीजन आ गई, ठीक है। तो ब्लड लंग्स से आया और उसके बाद ये हार्ट में पहुंच गया, ठीक है, बॉडी से गुजरता हुआ हार्ट में पहुंचा। फिर हार्ट ने क्या किया कि ब्लड को पंप किया, ठीक है, और उसके बाद ये फिर से वेंटिकल में, राइट वेंटिकल से होकर, ये राइट वेंटिकल है, ठीक है। फिर यहाँ से ये ब्लड दूसरी पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है, बॉडी से होकर फिर ये दोबारा से फेफड़ों में पहुंच जाएगा, और फेफड़ों में इससे फिर कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, और फिर से इस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगी और बॉडी में दोबारा से क्या बोलते हैं सर्कुलेट करेगी, ठीक है। तो आर्टरीज के थ्रू बाहर निकल गया ये, और दोबारा से
ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद फेफड़ों से ये दोबारा से बॉडी में शुद्ध ब्लड के फॉर्म में रोटेट करने लगता है, ठीक है। तो ये होता है हार्ट एंड लंग में ब्लड फ्लो का रोल। तो आप इसे एक जस्ट जनरल आइडिया ले लीजिए कि किस तरह से फ्लो परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रक्त। ब्लड क्या होता है? तो देखिए अच्छा, एक और चीज़ इसमें याद रखने वाली है कि जो हार्ट बीट होती है, हमारे एक दिन में हृदय कितनी बार धड़कता है। तो मानव का जो हार्ट होता है, मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये धड़कता है 72 से 75 टाइम्स, ठीक है। 72 से 75 बार हृदय की धड़कन हमारी होती है 1 मिनट के अंदर-अंदर, क्लियर? और जब ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, मतलब कम हो जाती है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम या भागते टाइम, तो फिर ये जो 72 से 75 है, ये बढ़ जाता है, ठीक है? ये ज़्यादा हो जाता है। फिर आता है रक्त या ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? देखिए, नॉर्मल जो मानव होता है, उसके शरीर में 4 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि जो नॉर्मल ह्यूमन होता है वो 4 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। और रक्त किस पे डिपेंड करता है? हमारी बॉडी के वेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में जो ब्लड की मात्रा होती है, वो हमारे वजन की, औसतन वजन की 7% होती है, ठीक है। तो रक्त की मात्रा कितनी होगी शरीर में? रक्त की मात्रा होगी 7% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। शरीर के भार की 7% रहेगी, ठीक है। तो जैसे कि किसी का वजन मान लीजिए 70 किलोग्राम है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए 70 केजी वेट है, ठीक है। तो उसमें ब्लड की मात्रा कितनी रहेगी? उसमें ब्लड की मात्रा रहेगी 7%, तो 70 किलोग्राम इंटू 7/100, ठीक है। तो ये कितना ब्लड हो गया? 490 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट कितना आ गया ये आ गया 4.9 किलोग्राम ब्लड आ गया बॉडी में, क्लियर। तो एवरेज बेसिस पे हमने देखा कि 4 से 6 लीटर होती है, और इस तरह से हम जितना भी बॉडी का वेट रहता है उसके हिसाब से हम ब्लड को कैलकुलेट कर सकते हैं कि औसतन मानव के शरीर में कितना रक्त पाया जाएगा। फिर है, इसके ब्लड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्लाज्मा, एक होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, और क्या होता है? वाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैंने कंकाल तंत्र वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि हमारे शरीर में आरबीसी के निर्माण में कौन सा कंकाल तंत्र का भाग सहायता करता है? तो आप मुझे कंबाइन करके बताइए उस भाग का नाम जो कि आरबीसी के उत्पादन में सहायता करता है, और वो कहाँ पाया जाता है? हमारी कमर से थाई के बीच में पाया जाता है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो कौन सा पार्ट होता है वो? फिर है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड में क्या क्या रहेगा? तो देखिए, ब्लड जो है उसमें 55% तो रहेगा प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा जिसमें कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल फ्लोट करती है, ठीक है, तैरती हैं। जो बेस होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। फिर वाइट ब्लड सेल कितना रहेगा, और प्लेटलेट मिला के ये रहेंगी 4%, और जो आरबीसी रहेंगी, ठीक है, लाल जो ब्लड सेल रहेंगी वो 41% रहेंगी, ठीक है। तो ये नंबर्स आप एक याद रख लीजिएगा, जनरलाइज, कि कितना कितना क्या क्या पार्ट रहता है ब्लड के अंदर। फिर जो मेन चीज़ आती है हीमोग्लोबिन, जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है फंक्शन करने के लिए, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से, अगर बॉडी में बोलते हैं ना खून की कमी हो गई, तो क्या कमी हो जाती है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है हमारे शरीर में, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन होता क्या है? हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन होता है जो कि
आरबीसी में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है, ठीक है? और ये किसके लिए ज़िम्मेदार होता है? ये हमारे टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है, ठीक है? तो साँस लेने में दिक्कत होने लगती है जिनमें खून की कमी होती है, ठीक है? इसी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन का जो फ्लो है हमारी बॉडी में, वो बाधित होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। इसलिए बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो मेंटेन होना चाहिए हमारी बॉडी में। अच्छा, मुझे कमेंट करके बताइए कि हीमोग्लोबिन, एक तो ये बताइए कि जेंडर के हिसाब से क्या हीमोग्लोबिन अलग-अलग रहेगा? मतलब जो लेडी है उसका हीमोग्लोबिन अलग रिक्वायरमेंट रहती है और जो मेल होता है उसका अलग रहता है? एक तो मुझे ये चीज़ बताइए। और अगर अलग होता है तो फिर दोनों का आइडियल रेंज क्या होती है? ये भी मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा, हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक और चीज़ याद रखिएगा कि इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.1 से 7.4, ठीक है? पीएच वैल्यू। और पीएच हमने पढ़ा था कि 7 से ज़्यादा पीएच होते ही क्या बन जाता है? वो बेस बन जाता है, ठीक है? तो इसमें बेसिक मतलब क्षारीयता के गुण होते हैं, ठीक है? क्षारीय होता है हीमोग्लोबिन, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकते हैं कि हीमोग्लोबिन अम्लीय होता है, इस तरह के ऑप्शन भी आयोग ने दिए हैं। तो अम्लीय नहीं होता, हीमोग्लोबिन क्या होता है? क्षारीय होता है, ठीक है? फिर कुछ क्वालिटीज़ जो हीमोग्लोबिन की हमें याद रखनी है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या-क्या है? एक तो ये लाल रंग का होता है, ठीक है? फिर ये क्या करता है? फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचाता है, ठीक है? फेफड़ों से, लंग से लेके टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को फ्लो कराता है। उसके बाद ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचाता है, ठीक है? फिर से लंग्स तक ये क्या ले जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ले जाएगा। लंग्स से ऑक्सीजन बाहर निकालेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेकर जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है, जो हम देखते हैं ना कि ब्लड डोनेशन करना है, ब्लड डोनेट कर दो, तो ब्लड ग्रुप ढूँढते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप है तो हमें इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का ही मतलब ऐसा नहीं है कि किसी का खून भी किसी को चढ़ा दिया और सारे खून एक जैसे ही होते हैं। तो अलग-अलग तरह के होते हैं, ठीक है? उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ब्लड ग्रुप्स में। तो पर्टिकुलर एक पर्सन का जो भी ब्लड ग्रुप होता है, उसी के हिसाब से जो मतलब अगर किसी व्यक्ति में खून की कमी हो जाती है और मान लीजिए उसे बाहर से खून चढ़ाना पड़ जाता है, तो क्या होता है, जिस व्यक्ति को खून चढ़ाना है, पहले उसका ब्लड ग्रुप देखा जाता है कि कौन से ब्लड ग्रुप का है और उसके ब्लड ग्रुप के कंपैटिबल ब्लड ग्रुप का जो खून है वही उसे चढ़ा सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई सा भी उठा के किसी को भी चढ़ा दिया। तो वो कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं कि क्या-क्या कंपैटिबिलिटी होती है इसके लिए। तो जो 2 चीज़ें याद रखने वाली हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो याद रखिएगा कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन-कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। यूनिवर्सल डोनर का मतलब है ऐसा ब्लड ग्रुप जो कि किसी भी ब्लड ग्रुप के लोग को ब्लड दे सकता है। वो कौन-सा ब्लड ग्रुप होता है? वो होता है ओ नेगेटिव, ठीक? ये याद रखिएगा। ये होता है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है? ओ नेगेटिव तो क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर हो गया। यूनिवर्सल डोनर हो गया, ठीक है? ये हो गया डोनर, ठीक है? ओ नेगेटिव, ठीक? और जो एक ब्लड ग्रुप जो कि किसी का भी ब्लड अपने अंदर ले सकता है, ऐसा कौन-सा होता है? ऐसा होता है एबी पॉज़िटिव, ठीक है? तो 2 याद रखिएगा इम्पोर्टेंट, एबी भी पॉज़िटिव तो सभी का ले सकता है और ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है, ठीक है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है? तो ये एक चार्ट आप देख लीजिएगा, ठीक है? ये डोनर का है कि डोनर किसको-किसको दे सकता है, तो ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है, आप देख रहे हैं, और जो एबी पॉज़िटिव है वो सभी से ले सकता है, ठीक है? तो नीचे की रो में देख लीजिए, एक बार चार्ट आप देख लीजिएगा ढंग से, कौन-सा ब्लड ग्रुप किसके लिए कंपैटिबल होता है। फिर है कि ब्लड साइकिल, जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, वो कैसे-कैसे फ्लो करता है, ठीक है? तो इसका भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है
कि स्टेम सेल जो होती हैं वो बोन मैरो में बनती हैं, ठीक है? हुँ। हमारी बॉडी में जो बोन मैरो होता है, वो क्या बनाता है? सबसे पहले स्टेम सेल को बनाता है, ठीक है? स्टेम सेल फिर क्या करती हैं? उन्हें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में डिफरेंशिएट करती हैं, ठीक है? तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और फिर प्लेटलेट्स, ठीक है? ये बन गया, डिफरेंशिएट कर दिया स्टेम सेल ने। उसके बाद क्या होगा कि जो नई सेल बनी है, ठीक है? बोन मैरो में जो नई सेल बनी है, वो क्या करेंगी? वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाएँगी, ठीक है? तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई उधर बोन मैरो में। अभी क्या होगा? वो फिर मेन स्ट्रीम में ब्लड में आ जाएँगी, ठीक है? और अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगी। कौन सी ड्यूटी? ऑक्सीजन को कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, ठीक है? और किस-किस को कैरी करना? हार्मोन्स को कैरी करना और उनको फ्लो कराना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगी। उसके बाद एक इनका लाइफ स्पैन होगा। वो जब लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा तो फिर ये फंक्शन करना बंद कर देंगी, ठीक है? उसके बाद ओल्ड सेल जो होंगी वो लिवर में जाएँगी, ठीक है? ओल्ड सेल टू स्प्लीन एंड लिवर और उसके बाद रिसाइकिल हो जाएँगी और रिमूव हो जाएँगी, ठीक है? और उसके बाद ऐसा ही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले स्टेम सेल बनी, बोन मैरो में स्टेम सेल बनी, उसके बाद स्टेम सेल डिफरेंशिएट हुई किसमें? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में और प्लेटलेट्स में, ठीक है? उसके बाद वो मेन स्ट्रीम ब्लड में गई, मेन स्ट्रीम ब्लड से फिर वो अपना काम करती नहीं, ठीक है? और काम करने के बाद जब उनकी लाइफ पूरी हो गई, तो फिर वो काम करना बंद कर दिया और उसके बाद वो क्या हुआ? वो लिवर में चली गई, ठीक है? उसके बाद या तो वो रिसाइकिल हो गई, नहीं तो वो रिमूव हो गई, ठीक है? तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहती है ब्लड सेल की, ये चीज़ आप एक बार याद रखिएगा। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आयोग में आए हुए हैं। अच्छा, आज के जो लेक्चर में मैंने दोनों टॉपिक लिए हैं, इनमें मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ये पूरा-पूरा टॉपिक है बायोलॉजी का और बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। तो मैंने उतनी ही थ्योरी ली है, जितनी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है और जो पिछले वर्षों में आयोग ने जिस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो सारी थ्योरी मैंने इस लेक्चर में कवर कर दी है, ठीक है? तो मुझे कमेंट करके कोई मतलब बताएँ तो अच्छी बात है, लोगों को दूसरों को भी शेयर करने को मिले। मतलब ये ना बोले कि ये चीज़ मैम आपने नहीं पढ़ाई, ये चीज़ मैम आपने नहीं पढ़ाई। एग्ज़ाम के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ थी, वो सारी मैंने इस लेक्चर में कवर कर ली है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? तो हमने देखा 4 चैम्बर्स का बना होता है, ठीक है? तो क्या हो गया ये? ए हो गया इसका, केवल 4 का बना हुआ होता है, ठीक है? जो राइट और लेफ्ट होता है। फिर ये हृदय कब आराम करता है? तो हृदय आराम भी करता है क्या? हमें तो लगता है कि कभी आराम नहीं करता, लेकिन हृदय आराम करता है। कब करता है? पंप करते हैं ना, हृदय पंप करता है ना ब्लड को। तो एक बार पंप करा, ठीक है? फिर दूसरी बार पंप करा। तो एक बार से दूसरी बार के बीच में, ठीक है? पंप करना है तो धड़कन क्या होती है? धड़कन वही होती है ना, ब्लड पंप करता है तो हमें धड़कन का, बीट का एहसास होता है, ठीक है? जो श्रिंक करता है और एक्सपैंड करता है, उसी टाइम पे हमें धड़कन का एहसास होता है, ठीक है? उसी को ही धड़कन बोलते हैं। तो 2 धड़कनों के बीच में ये रेस्ट करता है, ठीक है? एक आ गया, रेस्ट करा, फिर दूसरा आया, फिर रेस्ट करा, फिर तीसरा आया, ठीक है? तो जो 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कन होती है, तो उनके बीच-बीच में वो रेस्ट करता रहता है। तो सेकंड्स के लिए ही रेस्ट करता है, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकंड होता है और धड़कन कितनी होती है? 72 से 75 होती है। तो 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए जो है वो हार्ट रेस्ट करता है, ठीक है? तो 2 धड़कनों के बीच इसका आंसर हो गया। फिर है मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। तो देखिए कई बार ना, जैसे हार्ट बीट एक तो हो गई कि जो बीपी हमारा चेक करने का वो है, पर कुछ एक्सपर्ट होते हैं जो इस तरह से यूँ नाड़ी को पकड़ेंगे, ठीक है? ऐसे करके और इसे पकड़ के भी ना बता देंगे कि बीपी सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है? तो बीपी वो कैसे बताते हैं? बीपी मतलब क्या होता है? ब्लड प्रेशर, ठीक है? हृदय की धड़कन। तो क्या बोलते हैं? जो हृदय होता है, ठीक है? वो नाड़ी से भी वो धड़कन को किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर भी सेंस किया जा सकता है कि ब्लड फ्लो कैसा है। तो
ये कितना होता है, नाड़ी को जब पकड़ते हैं तो उसका जो रेट रहता है वो हृदय की धड़कन के बराबर रहता है, ठीक है? ये चीज़ याद रखिएगा। तो क्या हो गया, ये हृदय के बराबर होगा। क्लियर? फिर है, एक सामान्य 70 किलोग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा होती है। तो एवरेज कितनी रहती है? 7% मानव शरीर के वजन के, ठीक है? तो 7% अगर हम 70 किलोग्राम का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 के अभी हमने पीछे भी देखा था, 7% ऑफ 70 किलोग्राम, तो ये हो जाएगा 4.9 किलोग्राम। और किलोग्राम और लीटर ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, ठीक है? तो इसमें जो आंसर दिए गए हैं इसमें मतलब अप्रॉक्सीमेट जो है वो कोई भी आंसर सही नहीं है, ठीक है? एक्चुअली जो ब्लड होती है वो 7 से 8% होती है, ठीक है? एवरेज 7%, लेकिन 7 से 8%। तो अगर 8% पे आप लेंगे तो 5.6 किलोग्राम आ जाएगी 8%, ठीक है? 70 किलो का 8% निकालेंगे तो 5.6, तो 4.9 से लेके 5.6 किलोग्राम के बीच में होगा इसका मानव का जो मात्रा है। पर इसमें से कोई भी इसका एप्रोप्रिएट आंसर नहीं था, ठीक है? तो इसलिए इसको स्टार से मार्क कर दिया है आयोग ने। तो अगर आपको टिक करना ही है तो आप किस पर टिक कर दीजिएगा? 500 मिलीलीटर, ठीक है? अप्रॉक्सीमेट 5 किलोग्राम। फिर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं पूछ रहा है हीमोग्लोबिन में। तो ये लाल रंग का होता है, तो हाँ, ये लाल रंग का होता है, ठीक है? उसके बाद यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो ये भी सही है, ठीक है? ऑक्सीजन का वाहक होता है। यह कुछ अम्लीय होता है, तो हमने देखा था कि कितना पीएच था हीमोग्लोबिन का? 7.1 से 7.4 पीएच था, ठीक है? तो ये अम्लीय नहीं होता, ये क्या होता है? ये क्षारीय होता है, ठीक है? तो इसमें से सही नहीं पूछ रहा था, कथन सही नहीं है, ठीक है? तो आंसर क्या हो गया इसका? सी हो गया, ठीक है? ये अम्लीय नहीं होता, ये क्षारीय होता है और ये ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को भी पहुंचाता है। क्लियर? फिर क्वेश्चन है, रुधिर वर्णिका या जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अच्छा, पीछे की स्लाइड में मैं एक चीज बताना भूल गई यहाँ पर हीमोग्लोबिन वाली में, कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन भी कंटेन करता है, ठीक है? हीमोग्लोबिन जो कंटेंट होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो अपने अंदर आयरन को कंटेन करके रखता है और यही इसकी स्पेशलिटी होती है, ठीक है? जिससे ऑक्सीजन का फ्लो होता है ब्लड में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन के संबंध में कथनों पर विचार करिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, इसमें लौह होता है, तो हाँ, हमने देख लिया कि लौह होता है, ठीक है? आयरन कंटेन करता है हीमोग्लोबिन। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये भी सही है। फिर कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो नहीं, इसमें इम्यूनिटी नहीं होती। प्रतिरक्षा का मतलब इम्यूनिटी, ठीक है? इम्यूनिटी हमारी किससे बिल्डअप होती है? पोषक तत्वों से बिल्डअप होती है, ठीक है? तो हीमोग्लोबिन का काम इम्यूनिटी का नहीं होता। फिर है, ये रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो ये भी सही है, ठीक है? तो क्या पूछ रहा था? सही उत्तर चुनने को बोल रहा था, तो 3 को छोड़कर बाकी सभी हैं, तो जिसमें 3 आ रहा है वो कट कर दीजिए। ये और ये क्या बचा? सी बचा इसका, ठीक है? 1, 2 और 4। फिर है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? लौह किस में होता है? हीमोग्लोबिन में, ठीक है? हमने देखा था। तो अब देखिए इसमें जितने ऑप्शन दे रखे हैं, तो ग्लोबिन से आप गेस कर लीजिएगा। अगर नहीं भी पता है कि किसमें होता है, तो हमने हीमोग्लोबिन देखा है, तो उसी से रिलेटेड मायोग्लोबिन, ठीक? तो मायोग्लोबिन से आप गेस कर लीजिएगा नाम से कि इसमें आयरन होता है। 2020 यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है? इसे याद करने के लिए आप इसे लर्न कर लीजिए। फैक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन है कि कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि 85 से लेके 130 तक, ठीक है? ये तो होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और जिनमें देखा जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, कुछ लोग होते हैं ना कि बीपी की समस्या रहती है, बीपी प्रॉब्लम रहती है, तो उनका कितना चलता है ब्लड फ्लो? उनका चलता है 85 से
89 नीचे बॉर्डर जो लोअर लिमिट रहती है, और हायर लिमिट 130 से 139। और हाई के केस में क्या क्या रहता है, हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है। वो कितने से, 140 से ऊपर अगर ब्लड प्रेशर चला जाएगा तो, ठीक है। बॉटम लिमिट 90, 90 से 140 के बीच में, तो फिर मनुष्य में हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है, ठीक है। तो कितना हमारा बॉडी में ब्लड होना चाहिए, ब्लड फ्लो 130 तो ऊपर लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। अगर कम हो गया तब भी वो खराब है, तो बीपी लो हो जाएगा फिर, ठीक है। तो बोलते हैं ना चक्कर आ रहे हैं, बीपी लो हो रहा है, तो वो ब्लड प्रेशर कम के केस में होता है। तो क्या हो गया इसका आंसर, इसका हो गया 120/80, ठीक है। 20/80 तो हो ही नहीं सकता, इतना कम तो होगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद 60 और 140, तो इसमें 140 तो ठीक है, मतलब लेकिन 60 लोअर हो गया, ठीक है। तो लोअर लिमिट 60 नहीं, लोअर लिमिट कितनी, 85, ठीक है। 70 तक भी एक्सेप्टेबल होता है। फिर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इसका उल्लेख Hg से क्या तात्पर्य होता है, Hg डिनोट करता है पारे को, ठीक है। तो पारे से इसका तात्पर्य होता है, तो जब आप देखते होंगे ना कि बीपी मशीन, ये जो बीपी मशीन है, तो हमारी यहाँ पर हाथ पर इसको बांध दिया जाता है, ठीक है। तो हाथ पर बांध के फिर उसके बाद क्या होता है, यूं यूं करके पंप किया जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे पंप करेंगे इसको, ये जो ग्रीन वाला है, तो वो एक ऊपर जाकर एक कट पे फिर ड्रॉप हो जाता है पारा, ठीक है। तो वो पारे से डिनोट करते हैं कि 140 जो है वो पारे की रेंज है ऊपर तक जाने की, 140 तक पारा गया और फिर नीचे गिर गया, ठीक है। तो किससे उल्लेख होता है, पारे से। पारे को इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी, ठीक है। तो मरकरी से, तो और पारे का यूज कहाँ किया जाता है, और पारे का यूज थर्मामीटर में भी किया जाता है, ठीक है। जो हम बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, तो थर्मामीटर में भी पारे का यूज किया जाता है। तो बीपी मशीन में और थर्मामीटर, दो चीजों में, ठीक है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर होता है, ठीक है। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे सकता है, तो हमने देखा था ओ नेगेटिव, ठीक है। तो ओ समूह होता है। उसके बाद एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है, तो कौन सा दिया जा सकता है, तुरंत अगर देना है, मतलब ये नहीं पता कौन सा ब्लड ग्रुप है और देना ही देना है तुरंत के तुरंत, नहीं तो मर जाएगा। तो क्या है, ओ नेगेटिव दे दो, क्योंकि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है, उससे क्षति नहीं पहुंचेगी, ठीक है। और बाकी ब्लड ग्रुप जो है वो कंपैटिबल हैं कि नहीं है, वो ब्लड टेस्ट के बाद पता चलेगा, ठीक है। ओ नेगेटिव हो गया यूनिवर्सल डोनर, और अगर ये होता कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो वो कौन सा होगा, ए बी पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है, तो रक्त का जो पीएच स्तर है वो भी हीमोग्लोबिन क्या था, बेसिक था। तो अगर कुछ याद नहीं आया आपको कि रक्त का क्या है और हीमोग्लोबिन का पता है, तो उससे भी कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन बेसिक था, तो हीमोग्लोबिन किस में होता है, रक्त में होता है, तो रक्त भी क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। बेसिक है, इसमें आंसर है 7.3। बेसिक के भी दो ऑप्शन है खैर इसमें, तो कितना होगा 7.3 से 7.45, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। फिर है डब्ल्यूसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है, तो जो डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल बनती हैं और आरबीसी नष्ट होती हैं, वो कहाँ पर होती हैं, प्लीहा में। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है, प्लीहा में होती हैं। फिर क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। अच्छा ये देखिए, रक्त में शर्करा का स्तर आपने कई बार सुना होगा, लोगों को जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो बोलते हैं ना कि शुगर हाई हो गई, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ रहे, तो शुगर कितनी चल रही है, 200 चल रही है, 250 चल रही है, या 400 से ऊपर चल रही है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं हम, ठीक है। 300 से ऊपर चल रही है, तो इस तरह से आपने सुना होगा शुगर का बोलते हुए 100, 200, 300, 400। तो ये होता क्या है, ये होता है कि ब्लड शुगर का हमारे ब्लड में क्या स्तर है, ठीक है, कितनी शुगर है हमारे ब्लड में। और ये कैसे, कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं, ये मेजर करते हैं डेसीलीटर पर मिलीग्राम में, ठीक है। 1 डेसीलीटर पर मिलीग्राम में
अगर हम 1 डेसीलीटर ब्लड लेंगे, तो उसमें कितना मिलीग्राम शुगर कंटेंट, ठीक? तो रक्त में शर्करा का स्तर मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक? ये आप याद रखिएगा। तो जो 100 ब्लड शुगर बोलते हैं ना, आइडियल होती है। कितनी होती है फास्टिंग शुगर हमारी बॉडी के लिए जो अच्छी मानी जाती है? अगर हम खाली पेट ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो 100 के अंदर अगर आ जाती है ब्लड, तो वो अच्छी मानी जाती है, ठीक है? 100, 110 क्या? तो कितनी होगी? 100 mg पर डेसीलीटर, ठीक? फिर क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम से थॉम्बरीन का संबंध है? देखिए, थॉम्बरीन यूज़ किया जाता है, एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ब्लड फ्लो होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो तुरंत के तुरंत ब्लड फ्लो जैसे रोकना होता है, तो उस केस में थॉम्बरीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो थॉम्बरीन क्या करता है? रक्त का जमाव कर देता है, थक्का जमा देता है, ठीक है? थक्का बनाने में ये मदद करता है, तो थॉम्बरीन बी हो गया इसका आंसर, ठीक है? फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कटे स्थानों से रक्त प्रवाह के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। तो जो मतलब मेल होंगे उनको तो पता ही होगा कि जो नाई की दुकान होती हैं, बार्बर शॉप होती हैं, तो पुराने ज़माने के जो रहते थे, वो क्या करते हैं, वो फिटकरी रखते हैं। तो जैसे कट लग गया ना शेविंग करते टाइम, तो तुरंत उस पे फिटकरी लगा देते हैं। तो फिटकरी क्या करती है, जो ब्लड फ्लो होता है उसे फ्रीज़ कर देती है, ठीक है? रोक देती है वहीं पे। तो कटे स्थानों पर रक्त के प्रवाह के लिए फिटकरी का उपयोग सही है ये। रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के एल्यूमिनियम आयनों का स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। तो ये भी सही है, ठीक है? दोनों ही सही है, और जो दूसरा रीज़न है वो आर की ए की सही व्याख्या है, ठीक है? तो आंसर इसका क्या हो गया? ए हो गया। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है? इसी कारण से ब्लड का जो प्रवाह होता है वो रुक जाता है। फिर क्वेश्चन है, ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा, 2006 में आया था। किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे मरीज को बिना विचार किए, मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है ये नहीं देखो, बस उसे दे सकते हैं, ठीक है? तो आर्टिफिशियल रक्त किसने बनाया था? ये बनाया था ब्रिटेन ने, ठीक है? तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ब्लड भी आर्टिफिशियल बनने लगे हैं। चलिए, आज की क्लास को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और पीसीएस अभ्यास चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जय हिंद।